नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज गौतम अडानी एक बार फिर राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गए। राहुल गांधी ने एक बार फिर गौतम अडानी का नाम लेकर नरेंद्र मोदी पर हमला किया। राहुल गांधी ने इस बार बहाना बनाया अमेरिका के कोर्ट में गौतम अडानी पर लगे इल्जामात को। अमेरिका की फेडरल कोर्ट ने एफबीआई ने दावा किया है कि गौतम अडानी ने भारत में पावर डिस्ट्रीब्यूशन का ठेका दिलवाने के लिए अमेरिकन कंपनी से रिश्वत दिलवाने की कोशिश की। छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा के अफसरों को 2000 करोड़ से ज्यादा की रिश्वत ऑफर करवाई गई। एफबीआई का कहना है कि गौतम अडानी ने अमेरिका में बॉन्ड्स के जरिए लोगों से इन्वेस्टमेंट लिया, लेकिन रिश्वत की बात इन्वेस्टर से छुपा ली। फेडरल कोर्ट ने इसे इन्वेस्टर्स के साथ धोखा मानकर इसकी जांच का आदेश दिया है। इस आधार पर गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और कंपनी के डायरेक्टर विनीत जैन समेत 7 लोगों पर क्रिमिनल केस चलाया जाएगा। अमेरिका में यह डेवलपमेंट देर रात हुआ और आज सुबह सूरज निकलने से पहले विपक्ष के नेता एक्टिव हो गए। राहुल गांधी ने राशन पानी लेकर नरेंद्र मोदी पर हमला बोल दिया। इसके बाद अखिलेश यादव, संजय राउत, फारूक अब्दुल्ला समेत तमाम नेताओं ने मोदी सरकार पर अटैक किया। राहुल ने कहा, अब तो अमेरिका भी कह रहा है कि गौतम अडानी गैर कानूनी काम करके अपना साम्राज्य फैला रहे हैं, इसलिए गौतम अडानी को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इसके बाद राहुल ने यह भी कहा वो लिखकर दे सकते हैं कि गौतम अडानी अरेस्ट नहीं होंगे क्योंकि अडानी बीजेपी के फंडिंग का सोर्स है। राहुल ने कहा कि नरेंद्र मोदी अडानी के कब्जे में है। राहुल गांधी को बीजेपी ने क्या जवाब दिया? इस मामले में एफबीआई ने कोर्ट में जो रिपोर्ट दिया उसकी डिटेल्स क्या हैं? अडानी ग्रुप में अपनी सफाई में क्या कहा, अपने को बेकसूर कैसे बताया और राहुल गांधी बार बार गौतम अडानी को निशाना क्यों बनाते हैं, उनकी मंशा क्या है, मकसद क्या है, ये सब मैं आपको बताऊंगा आज की बात में। लेकिन सबसे पहले आपको यह बता देता हूं कि यह मामला है क्या। असल में न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट ने भारत के दूसरे सबसे अमीर उद्योगपति गौतम अडानी पर एक इल्जाम लगाया है। यह इल्जाम इन्वेस्टर्स के साथ धोखे का है। एफबीआई का आरोप है कि 2020 से 2024 के बीच गौतम अडानी और उनकी कंपनी के अधिकारियों ने सोलर एनर्जी का प्लांट लगाने और प्लांट में बनी बिजली को बेचने के कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए सरकारी अफसरों को 2029 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की। एफबीआई का कहना है कि गौतम अडानी ने अमेरिका के इन्वेस्टर से करीब 2.25 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करवाए, लेकिन इस रिश्वत की जानकारी इन्वेस्टर्स को नहीं थी, इसलिए यह धोखाधड़ी का मामला बनता है। एफबीआई ने अदालत में दावा किया कि अडानी ने जो ठेका हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को घूस की ऑफर की, उस कॉन्ट्रैक्ट से अडानी ग्रुप को अगले 20 साल में करीब 17,000 करोड़ का मुनाफा होने वाला था। इसके बाद अमेरिका में शेयर बाजार के कारोबार को रेगुलेट करने वाले सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने भी गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी के अलावा सिरिल कैबिनीज के खिलाफ सिविल सूट फाइल किया है। अमेरिका में अडानी के खिलाफ इल्जाम लगे, इसका असर भारत में दिखने लगा। कुछ ही घंटे बाद दिखा। पहला इंपैक्ट तो शेयर मार्केट पर हुआ। अडानी ग्रुप के शेयर्स में 10 से 20% तक की गिरावट आई, जिसके कारण इन्वेस्टर्स के करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए डूब गए। दूसरा असर यह हुआ कि अडानी ग्रीन कंपनी ने अमेरिका में शेयर मार्केट से पैसे जुटाने के लिए $60 करोड़ का जो बॉन्ड जारी किया था उसको वापस ले लिया गया। और इसके बाद अमेरिकी अदालत में दायर चार्जशीट को लेकर अडानी ग्रुप का स्टेटमेंट आया। इस बयान में अडानी ग्रुप पर लगाए गए जस्टिस डिपार्टमेंट के सारे आरोपों को गलत और बेबुनियाद बताया गया है। बयान में कहा गया कि अडानी ग्रुप कानून का पालन करता है, जो आरोप लगाए गए हैं उनका जवाब कानूनी तरीके से दिया जाएगा, लेकिन अडानी ग्रुप इन्वेस्टर्स को यह यकीन दिलाना चाहता है कि कंपनी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ कारोबार करती है और निवेशकों का पैसा पूरी तरह सुरक्षित है। अडानी ग्रुप की तरफ से सफाई आ गई, लेकिन तब तक राहुल गांधी और उनकी पार्टी का इकोसिस्टम एक्टिव हो चुका था। कांग्रेस के नेताओं ने अडानी के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले शुरू कर दिए। सोशल मीडिया पर इस मामले को ट्रेंड कराया गया
और इसके बाद राहुल गांधी मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा वो तो कई साल से बार बार कह रहे हैं कि अडानी को गैर कानूनी तरीके से ठेके दी जा रहे हैं, अडानी देश की संपत्ति पर कब्जा कर रहे हैं। अब यही बात अमेरिका की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ने कह दी है। राहुल ने कहा अब तो गौतम अडानी की गिरफ्तारी तुरंत होनी चाहिए। हालांकि इसके बाद राहुल ने यह जोड़ दिया, उन्हें यकीन है अडानी गिरफ्तार नहीं होंगे क्योंकि नरेंद्र मोदी में अडानी को गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं है। मोदी का रिमोट कंट्रोल अडानी के पास है। अमेरिका में इंडाइटमेंट हुआ है अडानी जी को, 2000 करोड़ रुपए का स्कैम है। हिंदुस्तान में उन्होंने क्राइम किया है, अमेरिका में क्राइम किया है। ये अमेरिका के इन्वेस्टिगेशन ने कहा है, मगर हिंदुस्तान में अडानी जी के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा। और ये हम मांग बहुत दिनों से कर रहे हैं। अडानी जी का अरेस्ट होना चाहिए, आज अरेस्ट होना चाहिए। माधवी बुच जो हैं, जो उनकी प्रोटेक्टर हैं, जिन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, उनको हटाया जाना चाहिए, उन पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अब सवाल यह है कि अडानी जी जेल के बाहर क्यों हैं? अगर कोई भी क्राइम करता है तो नरेंद्र मोदी का कहना है वो उसको अंदर कर देते हैं। और ये जो व्यक्ति हैं जिनको अमेरिकन एजेंसी ने कहा है कि इन्होंने क्राइम किया है, और अमेरिकन एजेंसी ने कहा है कि इन्होंने हिंदुस्तान में क्राइम किया है, और प्रधानमंत्री यहां कुछ नहीं कर रहे हैं। और मैं आपको बताता हूं कुछ नहीं कर सकते। अगर वो करना भी चाहें वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अडानी जी के कंट्रोल में है। अडानी पर भारत में कोई केस नहीं है तो भी राहुल गांधी कहते हैं उन्हें अरेस्ट किया जाना चाहिए। बीजेपी ने आज बिना देर किए राहुल गांधी को करारा जवाब दिया। संबित पात्रा ने कहा राहुल गांधी ने कोई नई बात नहीं कही है, वो इस तरह के इल्जाम पिछले कई साल से लगा रहे हैं। संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी देश की इकोनॉमी और देश के शेयर बाजार को चोट पहुंचाने के लिए विदेशी ताकतों के साथ मिलकर काम करते हैं। संबित पात्रा ने कहा कि अमेरिका के जिस केस की बात राहुल कर रहे हैं उसमें छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक और उड़ीसा के नाम लिखे हैं। उस वक्त इन राज्यों में तो बीजेपी की सरकार नहीं थी, तो इन राज्यों की सरकारों ने अडानी ग्रुप से पार परचेज एग्रीमेंट क्यों किए? संबित पात्रा ने कहा अगर राहुल गांधी चाहते हैं कि भूपेश बघेल, जगनमोहन रेड्डी, नवीन पटनायक से पूछताछ हो तो इसमें बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं है। ये राहुल जी का एक तरीका है भारतवर्ष के ऊपर हमला करने का, और भारत के जो स्ट्रक्चर्स भारत को बचाते हैं उसके ऊपर हमला करने का। राहुल गांधी जी, हमें भी पता है आपके स्ट्रक्चर के विषय में। ये इल्हान ओमर और ये जॉर्ज सोरोस, ये जो आपका स्ट्रक्चर है ना, अंतरराष्ट्रीय स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर के विषय में हमें भी पता है। और आपके स्ट्रक्चर का नियत क्या है? आपकी जो अंतरराष्ट्रीय स्ट्रक्चर है वो भारतवर्ष के मार्केट के ऊपर आघात करना चाहती है, निरंतर आघात करती रहे। स्वाभाविक रूप से ये चारों राज्य जिसका जिक्र डॉक्यूमेंटेशन में सामने आया है, यूएस में सामने आया है, उन चारों राज्य में ना तो हमारे मुख्यमंत्री थे और ना ही हमारी समर्थित सरकार थी, कांग्रेस और उनके सहायक दलों की सरकार थी। ये चारों राज्य के जो मुख्य नेता हैं, जिनके अंडर में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इत्यादि रहा होगा, इनके मुख्यमंत्री हो, उनसे पूछताछ करें, हमें काहे की आपत्ति होगी? आप केस करिए ना, आप केस करिए, बिल्कुल पूछताछ करिए। हम लोगों का स्पष्ट मानना है जहां तक कंपनी और कंपनी का केस का विषय है, कंपनी उस पर अपना स्टेटमेंट जारी करेगी, कंपनी उस पर अपना बचाव स्वयं करेगी। बीजेपी के इस इल्जाम पर राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी छत्तीसगढ़ में अडानी के साथ जिस कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रही है, वैसे कॉन्ट्रैक्ट तो राजस्थान और महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकारों ने भी किए हैं। जांच हो तो सबकी हो, लेकिन सबसे पहले अडानी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। इसके बाद राहुल ने अपने दिल की बात कही। उन्होंने कहा उन्होंने नरेंद्र मोदी की इमेज को तार तार कर दिया है और वो रुकने वाले नहीं हैं, मोदी की इमेज पर लगातार हमला करते रहेंगे। राजस्थान भी इसमें इन्वॉल्व है। कुछ ही महीने पहले बीजेपी की सरकार ने इसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट राजस्थान में किया, एंड विच इज द अदर स्टेट, महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार ने ऐसा ही कॉन्ट्रैक्ट किया है। वही कॉन्ट्रैक्ट छत्तीसगढ़ में था। तो मेरा कहना है जहां भी ये हुआ है,
चाहे ऑपोजिशन की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, पनिशमेंट होनी चाहिए, मगर इन्वेस्टिगेशन अदानी जी से शुरू होगी। और जब तक अदानी जी अरेस्ट नहीं होंगे तब तक क्रेडिबल बात नहीं बनेगी। तो शुरुआत वहां से है, अदानी जी को अरेस्ट कीजिए, उनका इंटेरोगेशन कीजिए, और फिर जो भी इसमें इन्वॉल्व है पकड़िए। और एंड में मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी का नाम निकलेगा। जो नरेंद्र मोदी जी की जो क्रेडिबिलिटी थी उसको हमने चूर चूर कर दिया है। पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी और अदानी जी एक हैं। पूरा देश जानता है कि इंडिया में अदानी जी सेफ हैं और उसका कारण नरेंद्र मोदी है। और आप ये मत सोचिए कि हम इस बात को छोड़ देंगे। हम आस्ते 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 देश को ये पूरा का पूरा नेटवर्क दिखा देंगे। राहुल की इस बात पर संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी के नेता तो पिछले 22 साल से नरेंद्र मोदी की इमेज खराब करने की लगातार कोशिश करते रहे हैं, लेकिन जनता ने उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया, मोदी पर बार बार भरोसा जताया। संबित पात्रा ने कहा कि जब राहुल गांधी यहां बैठकर मोदी पर कीचड़ उछाल रहे हैं, उस वक्त गयाना में मोदी को वहां का सबसे बड़ा सम्मान दिया जा रहा था। राहुल जी, कान खोल के सुन लीजिए, ये मोदी जी की क्रेडिबिलिटी को समाप्त करने की चेष्टा और कोशिश कोई आप पहली बार नहीं कर रहे हैं। सन 2002 से मोदी जी की क्रेडिबिलिटी को ध्वस्त करने की चेष्टा आप, आपकी माताश्री और आपकी पार्टी लगातार कर रही है। मौत के सौदागर से तुम नीच हो, पाकिस्तान में जाकर मोदी को समाप्त करना है, से चौकीदार चोर है तक, ऐसे 100 गालियां मैं गिनवा सकता हूं जहां आपने कहा कि मोदी की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है और मोदी के इमेज पर डेंट पड़ गया है। मगर राहुल जी, जब आप पीसी कर रहे थे और जब मैं पीसी कर रहा हूं, तो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की क्रेडिबिलिटी आज इतनी हाई है कि हमारे देश से कोसों मील दूर, हजारों मील दूर दूसरे देश में आज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उन्हें दिया जा रहा है। यह है मोदी की क्रेडिबिलिटी। ना मौत के सौदागर से मोदी जी की क्रेडिबिलिटी पे डेंट पड़ा, ना चौकीदार चोर है कहने से मोदी जी की क्रेडिबिलिटी पे डेंट पड़ा, क्योंकि देश की जनता जानती है कौन क्रेडिबल है और किसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। देश की जनता सटीक भाव से जानती है। चूंकि संबित पात्रा ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम लिया, तो भूपेश बघेल का भी बयान आया। बघेल ने कहा जिस मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है, उसमें बीजेपी के प्रवक्ता जबरदस्ती उनका नाम घसीट रहे हैं, इसलिए वो संबित पात्रा के खिलाफ डेफेमेशन का केस करेंगे। उस मामले की मुझे कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कि केंद्र में सरकार है, उसकी एजेंसी है, और सवाल खड़ा करने मतलब मानसिक दिवालियापन है। भूपेश बघेल से क्या संबंध है, इस प्रकार से सवाल उनके प्रवक्ता जो पूछ रहे हैं, उसकी एजेंसी है, अपने एजेंसी पे विश्वास नहीं है। मैं तो इनके प्रवक्ताओं पे मानहानि का दावा करूंगा कि मेरा नाम जबरदस्ती घसीटा जा रहा है। हम लोग क्या संबंध है भाई, बताए, खुद ही बताए, नहीं तो बताए, नहीं तो इनके खिलाफ मानहानि का दावा करूंगा मैं। हालांकि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इंडिया अलायंस के नेताओं ने भी मोदी पर एक स्वर से हमला बोला। संजय राउत ने कहा अब तो ये क्लियर है कि अडानी ने किस तरह महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई और चुनाव लड़ने के लिए फडणवीस, शिंदे और अजित पवार को 2000 करोड़ रुपए दिए। संजय राउत ने कहा कि उनकी सरकार बनी तो इस मामले की जांच होगी और अडानी के खिलाफ 100 से ज्यादा अरेस्ट वारंट जारी होंगे। अडानी पर जो मामला हुआ है अमेरिका में, अरेस्ट वारंट, उनको अरेस्ट करने के लिए वारंट निकाला है। ये देश के लिए, मोदी जी के लिए, पूरे बीजेपी के लिए शर्म की बात है। अडानी की वजह से मोदी जी ने इस देश को एक धब्बा लगाया है। इसलिए तो महाराष्ट्र में जो लड़ाई हुई चुनाव की, कि हम महाराष्ट्र को अडानी राष्ट्र नहीं बनाना चाहते हैं, सब कुछ खरीद लेंगे, सब कुछ बेच देंगे। महाराष्ट्र में धारावी से लेकर एयरपोर्ट तक सब कुछ अडानी को बेच दिया। कैसे बेच दिया? क्योंकि चुनाव में 2000 करोड़ से ज्यादा पैसा अडानी का यहाँ अब आया है।
देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजित पवार, प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, 2000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा इस चुनाव में खर्चा हुआ है। ऐसे व्यक्ति के हाथ में देश का पूरा उद्योग मोदी जी दे रहे हैं और पूरी अर्थव्यवस्था मोदी जी दे रहे हैं। हम लोग भी ट्रंप प्रशासन की तरह जांच करेंगे और एक नहीं, ये लोगों के ऊपर 100 से ज्यादा अरेस्ट वारंट निकल सकते हैं। संजय राउत ने एफबीआई के 2000 करोड़ के इल्जाम को महाराष्ट्र के इलेक्शन में 2000 करोड़ रुपए खर्च होने से जोड़ दिया। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह भी बोले। संजय सिंह ने कहा कि अडानी ने पूरी दुनिया में भारत का नाम मिट्टी में मिला दिया। बीजेपी और मोदी ने पूरा देश अडानी के नाम कर दिया है। अब इस मामले की जांच होना जरूरी है। ये जो मामला आया है सामने, जिसमें वहां की एक कमीशन ने यह पाया है कि लगभग $265 मिलियन की रिश्वत अडानी ने खिलाई है अमेरिका के अंदर कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए, ठेका पाने के लिए, बहुत ही गंभीर मामला है। भारत के प्रधानमंत्री को सामने आकर इसका जवाब देना चाहिए। सेबी का मामला खुलता है अडानी के खिलाफ, प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। हिंडनबर्ग का मामला खुलता है, प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। और अब तो उनके बहुत ही प्यारे दोस्त ट्रंप की सरकार है अमेरिका में, उस सरकार में भी अडानी के खिलाफ यह मामला सामने आया है। प्रधानमंत्री को सामने आके बताना चाहिए। आपने एक ऐसी कंपनी को प्रमोट किया, एक ऐसी कंपनी को बढ़ावा दिया जो पूरी दुनिया में भारत का नाम मिट्टी में मिला रहा है। तो मैं समझता हूं कि अडानी के खिलाफ जितने भी मामले अब तक के पेंडिंग हैं, सबकी जांच सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में एक जांच एजेंसी के द्वारा कराई जानी चाहिए। और जो भी भ्रष्टाचार उन्होंने कर रखा है देश के अंदर और देश के बाहर, उसका सच देश के सामने आना चाहिए। अडानी के मामले में जो कुछ कहा जा रहा है उसके दो पहलू हैं, एक पॉलिटिकल, दूसरा फाइनेंशियल। राहुल गांधी पिछले 10 साल से गौतम अडानी को नरेंद्र मोदी पर हमला करने का हथियार बनाए हुए हैं। उन्होंने ये माना भी है, अडानी बहाना है, मोदी निशाना है। लेकिन राहुल इसमें अब तक ज्यादा कामयाब नहीं हो पाए हैं। आज भी जिन राज्यों में अफसरों को रिश्वत देने का इल्जाम लगा, उनमें कहीं बीजेपी की सरकार नहीं है। इसमें कहीं कोई मोदी कनेक्शन नहीं मिला। इसीलिए मोदी के इमेज पर तो चोट नहीं पहुंची, लेकिन शेयर मार्केट में अडानी को भारी नुकसान हुआ। और यह भी एक पैटर्न है। केस उस वक्त आया जब अमेरिका में अडानी की कंपनी का $600 मिलियन का बॉन्ड मार्केट में था। इस खबर के बाद अडानी को बॉन्ड वापस लेना पड़ा। मार्केट में अडानी का शेयर बुरी तरह गिरा। पिछली बार जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उस वक्त भी अडानी 20,000 करोड़ का एफपीओ लाने वाले थे। उस वक्त भी उन्हें शेयर मार्केट में नुकसान हुआ, एफपीओ वापस लेना पड़ा था। तो क्या यह महज संयोग है? पिछली बार जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उस वक्त पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला था और पूरा सेशन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर हंगामे की भेंट चढ़ गया। इस बार भी जब अमेरिका से अडानी के खिलाफ चार्जशीट की खबर आई है, तो 3 दिन बाद पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला है। और आज राहुल गांधी ने ऐलान भी कर दिया कि विपक्ष अडानी के मुद्दे पर सरकार को घेरेगा, यानी फिर संसद में हंगामा होगा। क्या यह भी एक संयोग है या सोचा समझा प्रयोग है? अब रुक करते हैं सियासत की खबरों का। आज समाजवादी पार्टी ने यूपी की 3 सीटों पर फिर से वोटिंग कराने की मांग की। कल यूपी की 9 असेंबली सीटों पर वोटिंग हुई थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इनमें से मुजफ्फरनगर की मीरापुर, मुरादाबाद की कुंदर की और कानपुर की सीसामऊ 3 सीटों का चुनाव रद्द करके फिर से पोलिंग कराने की मांग की है। इंटरेस्टिंग बात है कि ये तीनों सीटें मुस्लिम बहुल मानी जाती हैं और समाजवादी पार्टी की पक्की सीटें मानी जाती हैं। आज समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा, कल वोटिंग के दौरान मीरापुर, कुंदरकी, सीसामऊ और कटघरी में पुलिस ने बीजेपी के एजेंट की तरह काम किया। समाजवादी पार्टी के वोटर्स को, खास तौर पर मुसलमानों को वोट डालने से रोका। इसलिए इन तीनों सीटों पर फिर से चुनाव कराए जाएं। हालांकि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने चुनाव आयोग को जो चिट्ठी लिखी है, उसमें सिर्फ मीरापुर सीट के 52 पोलिंग बूथ पर रीपोल की मांग की गई है।
अखिलेश यादव ने रीपोल कराने के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने बीजेपी पर, योगी सरकार पर लोकतंत्र का गला घोटने का इल्जाम लगाया। भारतीय जनता पार्टी ने वोट की लूट की। वो हर चुनाव खोट से जीतना चाहते हैं, हर चुनाव में कुछ न कुछ लूट तंत्र अपनाते हैं। कोई कल्पना कर सकता है कि पुलिस प्रशासन सरकार जिसकी जिम्मेदारी ये होती है कि वोट ज़्यादा पड़े, और आप सब जानते होंगे जब कभी चुनाव होता है इलेक्शन कमीशन ये कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट निकले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डाल करके जाएं। पहली बार आपने देखा होगा कोई चैनल ऐसा नहीं है जिसने अपने कैमरे के माध्यम से ये ना देखा हो कि पुलिस प्रशासन और अधिकारी सब लगे हुए थे कि वोट ना निकल पाए। क्या आप सोच सकते हैं कि मुसलमान अगर आप हैं, आप वोट डालने नहीं जा सकते, आप समाजवादी पार्टी के पिछड़े हैं तो वोट डालने नहीं जा सकते, समाजवादी पार्टी के आप दलित हैं तो वोट डालने नहीं जा सकते हैं, आदिवासी अगर आप हैं तो वोट डालने नहीं जा सकते हैं, महिलाएं हैं अगर आप तो आप वोट डालने नहीं जा सकते हो। ये नए तरह का जो लोकतंत्र है, ये सबसे बड़ा खतरा पैदा हुआ है बीजेपी की सरकार में। अब मैं आपको इसका दूसरा पक्ष सुनवाता हूं। समाजवादी पार्टी के आरोपों का जवाब दिया यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने। भूपेंद्र चौधरी ने कहा, समाजवादी पार्टी के नेताओं का बयान देखकर उन्हें यकीन हो गया है कि बीजेपी सभी 9 सीटें जीत रही है। भूपेंद्र चौधरी ने कहा, 6 महीने पहले इसी पुलिस प्रशासन ने लोकसभा चुनाव कराए थे, तब समाजवादी पार्टी जीती थी। उस समय ना अखिलेश ने सवाल उठाए और ना रामगोपाल ने। भूपेंद्र चौधरी ने कहा, इस बार समाजवादी पार्टी हार रही है, इसीलिए उसके नेता पुलिस प्रशासन पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी का एक ट्रेडमार्क सा बन गया है विपक्ष का कि जब जीतेंगे तो कुछ नहीं कहेंगे और जब हारेंगे तो संवैधानिक संस्थाओं पर, इलेक्शन कमीशन पर, पुलिस प्रशासन पर इस तरह के आक्षेप करेंगे। समाजवादी पार्टी की इस उपचुनाव के बाद उनके नेताओं की जिस प्रकार की बयानबाजी आ रही है वो कहीं ना कहीं उनकी हताशा का प्रतीक है। वो निराश हैं और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों ने मतदान किया है, उस मतदान के आधार पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी अंतर से ये सीटें जीतेगी। और निश्चित रूप से आप देखेंगे जो उनकी बयानबाजी है, उस बयानबाजी के आधार पर मैं कह सकता हूं कि उन्हें अनुमान है इस बात का कि इस बार जनता ने उनके खिलाफ मतदान किया है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया। तो कहीं ना कहीं जो उनका व्यवहार है वो कहीं ना कहीं हताशा में है। यूपी में चुनाव भले ही 9 सीटों पर हुआ हो, लेकिन ये बाय इलेक्शन अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ दोनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है। अखिलेश को लोकसभा चुनाव का ट्रेंड जारी रखना है और योगी को लोकसभा चुनाव में लगे झटके से उभरना है। इसलिए दोनों ने काफी मेहनत की है, लेकिन नोट करने वाली बात है कि वोटिंग के बाद योगी का कोई बयान नहीं आया और समाजवादी पार्टी का हर नेता दोबारा पोलिंग कराने की बात कर रहा है। यह इसका संकेत है कि 2 दिन बाद नतीजा क्या आने वाला है। 23 तारीख को नतीजे महाराष्ट्र के भी आएंगे, लेकिन रिजल्ट आने से 48 घंटे पहले ही महाविकास आघाड़ी में मुख्यमंत्री कौन होगा, इस बात को लेकर दावेदारी शुरू हो गई। महाराष्ट्र में कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, अगली सरकार महाविकास आघाड़ी की ही बनेगी और कांग्रेस के नेतृत्व में बनेगी, यानी मुख्यमंत्री कांग्रेस का होगा। इसके बाद नाना पटोले नांदेड़ पहुंचे। वहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने उन्हें भावी मुख्यमंत्री बताकर नारेबाजी की। मुख्यमंत्री नाना पटोले साहेबांचा, महाविकास आघाडीचा, देश पक्षांचा। पटोले ने कहा कि महाविकास आघाड़ी ने 75 सीटें जीतकर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनेगी, इसलिए मुख्यमंत्री की कुर्सी भी कांग्रेस के नेता को ही मिलेगी। देखो, महाराष्ट्र में कांग्रेस की लीडरशिप में ही सरकार महाविकास आघाड़ी की बनेगी। उस तरह से जो मतदान का जो रुझान आ रहा है, कॉल आ रहा है, जो लोग मतदान के लिए जा रहे हैं, तो उसके आधार पर राज्य में कांग्रेस की सबसे ज्यादा कैंडिडेट चुन के आएंगे और महाविकास आघाड़ी की सरकार आएंगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये काले पत्थर पे सफेद लकीर है। नाना पटोले का दावा, उनकी बात
उद्धव ठाकरे की शिवसेना को बुरी लगी, क्योंकि शिवसेना कैंपेन शुरू होने से पहले से ही उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री का चेहरा बता रही है। इसलिए जैसे ही नाना पटोले का बयान आया तो संजय राउत ने कहा, मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला नतीजे आने के बाद होगा। फिर भी अगर कांग्रेस ने नाना पटोले को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला कर लिया है तो राहुल गांधी या खड़गे इसका ऐलान कर दें। नाना पटोले के कहने से क्या होगा? मैं ये नहीं मान लूंगा और कोई नहीं मानेगा कि महाविकास आघाड़ी की सरकार हम बैठकर तय करेंगे। अगर नाना पटोले जी ने ऐसा कहा है और नाना पटोले जी को कांग्रेस हाईकमांड ने कहा है कि आप मुख्यमंत्री बन रहे हो, तो राहुल गांधी, प्रियंका, सोनिया, खड़गे साहब ने इस प्रकार से ऐलान करना चाहिए। महाविकास आघाड़ी के नेताओं की इस तरह की बयानबाजी पर बीजेपी के नेताओं ने मजा लिया। प्रवीण दरेकर ने कहा, चुनाव के दौरान भी उद्धव की शिवसेना और कांग्रेस ने एक दूसरे के उम्मीदवारों की पीठ में छुरा भोंकने का काम किया। आघाड़ी के इस झगड़े से महायुति का काम आसान हो गया। प्रवीण दरेकर ने दावा किया कि महाराष्ट्र में सरकार तो महायुति की ही आएगी। बीजेपी के नेताओं की इच्छा है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, क्योंकि पिछली बार ज्यादा सीटें होने के बावजूद उन्होंने एकनाथ शिंदे के लिए त्याग किया था। नाना पटोले का यह कुछ बयान का उपयोग होने वाला नहीं है। तो नाना पटोले को हम कहाँ है वो समझ लेंगे। उनको मालूम भी नहीं कि उद्धव ठाकरे ने कैसा बम लगाया है, उनके उम्मीदवार है वहाँ उस मतदार संघ में, क्योंकि कांग्रेस ने उनके खिलाफ बम लगाए। संजय राउत तो अमेरिका का भी राष्ट्राध्यक्ष उद्धव जी को बना सकते हैं। महाविकास आघाड़ी में अपना स्थान क्या है वो तय कीजिए। मैं आज दावे के साथ आपके इंडिया टीवी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि महाविकास आघाड़ी में 3rd नंबर पर, लास्ट नंबर पर उद्धव जी ठाकरे रहेंगे। तो भी वो सपना सीएम के देख रहे हैं। नाना पटोले के बारे में आपको क्या बोलने की जरूरत है, अपना महाविकास आघाड़ी है ना, तो इन्होंने कुछ भी अलबेल नहीं है। आपसी में बहुत झगड़ा है, जो झगड़ा चुनाव में एक दूसरे को गिराने में काम आया है, और इसलिए हमारा काम हल्का हुआ है। दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री की दावेदारी को लेकर कुछ नहीं कहा। फडणवीस ने कहा, महाराष्ट्र में वोट परसेंटेज बढ़ना महायुति की अच्छी खबर है। ये महाराष्ट्र में प्रो इनकम्बेंसी का नतीजा है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मुख्यमंत्री को लेकर महायुति में कोई झगड़ा नहीं है। नतीजे आने के बाद सब कुछ आसानी से तय हो जाएगा। रिजल्ट आल्यानंतर आम्ही तिन्ही पक्ष एकत्रित बसू। रिजल्ट आने के बाद तीनों पार्टियों के नेता बैठेंगे और फैसला करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। मेरा यह अनुभव है कि जब जब वोटिंग का परसेंटेज बढ़ता है तो बीजेपी और हमारे मित्र पक्ष को फायदा पहुंचता है। इसलिए इस बार महाराष्ट्र में हमारी सरकार आएगी, इसका मुझे पूरा भरोसा है। सरकारच्या बद्दल थोडे आपुल। महाराष्ट्र में जीत के दावे तो दोनों तरफ से हो रहे हैं, लेकिन आज महाराष्ट्र को लेकर एक्सिस माई इंडिया का लेटेस्ट एग्जिट पोल आया है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में महाराष्ट्र में महायुति को 178 से 200 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। अगर ऐसा हुआ तो यह नतीजा चौंकाने वाला होगा। बीजेपी के लिए लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी। इस एग्जिट पोल में महाविकास आघाड़ी को 82 से 102 सीटें मिलने की संभावना बताई गई है। अगर 6 पार्टियों की अलग अलग सीटें देखी जाएं तो इस एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 98 से 107, शिंदे की शिवसेना को 53 से 58 के बीच और अजित पवार के एनसीपी को 25 से 30 के बीच सीटें मिलने के संकेत मिले हैं। इसी तरह महाविकास आघाड़ी की पार्टियों में कांग्रेस को 28 से 36 सीटें, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 26 से 32 के बीच की सीटें और शरद पवार के एनसीपी को 26 से 30 सीटें मिलने के आसार हैं। हालांकि अब नतीजे आने में ज्यादा वक्त नहीं है। परसों काउंटिंग होगी और महाराष्ट्र, झारखंड के ट्रेंड्स और नतीजे आप सबसे पहले देख पाएंगे इंडिया टीवी पर। काउंटिंग डे पर इंडिया टीवी की स्पेशल कवरेज सुबह 6 बजे से शुरू होगी। सबसे सटीक और सबसे तेज नतीजे देखने के लिए 23 नवंबर को सुबह 6 बजे इंडिया टीवी देखिए।
महाराष्ट्र और झारखंड के बाद अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हालांकि दिल्ली में इलेक्शन करीब 3 महीने बाद होंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने तैयारी अभी से शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी ने आज अपने 11 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी। जिन 11 नेताओं को केजरीवाल ने टिकट दिए हैं, उनमें से 6 ऐसे नेता हैं जो बीजेपी और कांग्रेस से कुछ दिन पहले ही आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। तो केजरीवाल ने अपना कमिटमेंट पूरा किया। दूसरी पार्टियों से आए नेताओं को टिकट देने के लिए अपने 3 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए। आम आदमी पार्टी ने किरारी से अनिल झा को मैदान में उतारा है। अनिल झा इसी सीट से 2 बार बीजेपी विधायक रह चुके हैं, लेकिन पिछली बार वो आम आदमी पार्टी के ऋतुराज झा से हार गए थे। सीलमपुर से मौजूदा विधायक अब्दुल रहमान का टिकट काटकर कांग्रेस के पूर्व विधायक मतीन अहमद के बेटे जुबैर चौधरी को केजरीवाल ने टिकट दिया है। इसी तरह मटियाला सीट से 2 बार चुनाव जीत चुके गुलाब सिंह यादव का टिकट काटकर सोमेश शौकीन को टिकट दिया गया है। सोमेश शौकीन 2 दिन पहले ही कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। इसके अलावा बीजेपी से आए पूर्व विधायक ब्रह्म सिंह तंवर को छतरपुर से, बीजेपी के पूर्व पार्षद बीवी त्यागी को लक्ष्मीनगर से और कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में आए वीर सिंह धिंगन को सीमापुरी से आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। लिस्ट जारी करने के बाद गोपाल राय ने कहा, पार्टी ने सर्वे और जनता के राय के आधार पर टिकट दिए हैं। जिन विधायकों के टिकट काटे गए हैं उनसे बात हो चुकी है, इसलिए किसी तरह की नाराजगी नहीं होगी। जिन विधानसभा क्षेत्रों में हमने आज उम्मीदवार घोषित किए हैं, उनमें से 8 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर आज की तारीख में हमारे विधायक नहीं है। तो वहां पर भी आगे अपने कैंपेन को और तेज करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि वहां पर भी जैसे पूरी दिल्ली के अंदर जहां जहां विधायक हैं वहां कैंपेन चल रहा है, उसी तरह से उन विधानसभा क्षेत्रों में भी कैंपेन तेज हो। इस बार आम आदमी पार्टी सर्वे के आधार पर, वहां लोगों के फीडबैक के आधार पर अपने कैंडिडेट का चयन कर रही है और उसी प्रक्रिया के तहत इन 11 विधानसभा क्षेत्रों में भी हमने चयन किया। पिछली बार भी जब हम चुनाव लड़े थे तो हमने कई विधायक के जो है हमने टिकट चेंज किए थे। तो अभी जो जनता की जो ओपिनियन है, वहां के लोगों की जो ओपिनियन है, उसके आधार पर पार्टी अपना निर्णय ले रही है। आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट के बहाने बीजेपी ने केजरीवाल पर निशाना साधा। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने कहा, अगर आम आदमी पार्टी को जीत का भरोसा होता तो पहली लिस्ट में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आतिशी और गोपाल राय का नाम तो होता। अपनी पहली सूची जारी करते समय अपना नाम नहीं, अपने मंत्रिमंडल के किसी सदस्य का नाम नहीं, और तो और जो बहुत करीबी सहयोगी हैं उनका भी उस लिस्ट में नाम नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि ये आम आदमी पार्टी कितनी कॉन्फिडेंट है चुनाव लड़ने में। यादों को आगे कर अगर हम चुनाव जीतना चाहते हैं तो ये पहली सूची दिखा रही है कि आम आदमी पार्टी का दिल्ली में हश्र क्या होने वाला है, और अभी तो उस पार्टी के भीतर का जो विद्रोह है वो आपको देखने को मिलेगा। केजरीवाल राजनीति के चतुर खिलाड़ी हैं। आज उम्मीदवारों का ऐलान करके उन्होंने संकेत दे दिए कि वो एक एक सीट का हिसाब बिठाने में लगे हुए हैं। 3 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं और इस बार फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर सारा ध्यान इलेक्शन की प्लानिंग में लगाया हुआ है। बीजेपी को केजरीवाल को लाइटली नहीं लेना चाहिए। 3 बार ऐसा हो चुका है कि बीजेपी विधानसभा से पहले लोकसभा चुनाव में दिल्ली की 7 में से 7 सीटें जीत जाती है और फिर ओवर कॉन्फिडेंट होकर विधानसभा हार जाती है। आज भी दिल्ली में बीजेपी के पास एक भी ऐसा फेस नहीं है जो केजरीवाल को टक्कर दे सके। आज मध्य प्रदेश के छतरपुर से हैरान करने वाली तस्वीरें आई। असल में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आज हिंदू एकता पदयात्रा की शुरुआत की। धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा में शामिल होने के लिए देश भर से लाखों भक्त छतरपुर पहुंचे हैं। छतरपुर में हर तरफ सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री के फॉलोअर्स का हुजूम दिखाई दे रहा है। हर तरफ भगवा झंडे, बजरंगबली की झांकियां और सनातन की जय के नारे सुनाई दे रहे हैं।
धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा की शुरुआत आज छतरपुर में बागेश्वर धाम से हुई। पदयात्रा अगले 9 दिन तक चलेगी और 160 किलोमीटर का सफर तय करके ओरछा पहुंचेगी। 29 नवंबर को ओरछा में राम राजा के दर्शन के साथ ही इस यात्रा का समापन होगा। धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि इस पदयात्रा का मकसद जात पात का भेदभाव मिटाकर हिंदुओं को एकजुट करना है और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। धीरेन्द्र शास्त्री के साथ उनकी हिंदू एकता पदयात्रा में कई बड़े नेता, संत, महंत भी शामिल होंगे। आज पहले दिन बाबा बागेश्वर और उनके भक्तों ने करीब 20 किलोमीटर की पदयात्रा की। धीरेन्द्र शास्त्री नंगे पैर इस पदयात्रा पर निकले हैं। उनका कहना है कि उन्होंने हिंदुओं को एकजुट करने के लिए ये जो बीड़ा उठाया है उसमें कष्ट तो सहना ही होगा, लेकिन ये पदयात्रा इसलिए जरूरी है क्योंकि हिंदू अब जाग रहे हैं और हिंदू अगर एकजुट हो गए तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। भारत का हिंदू जाग रहा है, ये जागे हुए हिंदुओं का उबाल है। दूसरा कि इस देश में फूट बहुत है, इसलिए धर्म विरोधी राज कर रहे, इसलिए धर्म विरोधी जो है हिंदुओं को एक एक करके मार रहे। अब हमने प्रण लिया है कि हम हिंदुओं को एक करके मानेंगे। बाबर आया, अकबर आए, इन्होंने मंदिरों में मजारें बना दी। अब राम जी के मंदिर में जहाँ प्रभु प्रकट भय वहाँ इनकी मजार का क्या काम है? काशी में जहाँ भगवान विश्वनाथ बैठे आदिकाल से, वहाँ पर मजार कहाँ से आ गई? ये तो बनाई हुई है। बहुत बर्बरता के साथ में हिंदुओं के साथ अत्याचार किया, मठ मंदिरों को तोड़ा, ग्रंथों को जलाया, बहन बेटियों पर अत्याचार किया। लेकिन अब इस देश में अत्याचार नहीं हम होने देंगे। इन हिंदुओं को साथ लेकर के जो अत्याचार करेगा उसको या तो भारत छुड़वाएंगे, नहीं तो उसकी बुद्धि बदलवाएंगे। धर्म विरोधी जो कहते थे कि 15 मिनट दे दो, हम उन्हें कहते हैं हिंदुओं को 5 मिनट दे दो, वो देखो बाल तुम हिंदुओं का। दूसरा, हमारा सिर्फ उद्देश्य इतना है, हम इस देश में फूट नहीं चाहते, हम हिंदुओं में अगड़े और पिछड़े की लड़ाई नहीं चाहते, हम इस देश में रामचरितमानस को जलते हुए नहीं देखना चाहते। अगर ये लोग छेड़ेंगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। मंचों पर हिंदू हिंदू कहने से, हिंदू एकता करने से हिंदू एकता नहीं होगी, न हिंदू राष्ट्र बनेगा, न जैसे न काशी मिलेगी न मथुरा मिलेगा। काशी और मथुरा अगर हिंदुओं को चाहिए तो हर हिंदू को 1 घंटे हिंदुत्व के लिए निकालना पड़ेगा। हमारी सिर्फ हिंदुओं से एक ही अपील है कि अभी नहीं जागे, कभी नहीं जाग पाओगे। हमें तुमसे न दान चाहिए, न सम्मान चाहिए, न मान चाहिए, हमें तो इस देश के हर दिल में सिर्फ भगवान चाहिए। पहले तो 29 तारीख को राम राजा ओरछा में दोपहर 2 बजे लाखों हिंदू एक साथ जात पात और भेदभाव को मिटाने के लिए संकल्प लेंगे। उसके बाद में हम मथुरा को पाने के लिए भी जाएंगे। हालांकि पदयात्रा शुरू होने से 3 दिन पहले से भारी संख्या में भक्त छतरपुर पहुंचने लगे थे। भक्तों ने बागेश्वर धाम के आसपास डेरा डाल दिया था। कल रात धीरेन्द्र शास्त्री भक्तों से मिलने पहुंचे तो भक्तों ने मोबाइल फोन की लाइट्स जलाकर उनका स्वागत किया। हमारे संवाददाता अनुराग अमिताभ को भक्तों की भीड़ दिखाकर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, हिंदुओं की भीड़ इस बात का प्रमाण है कि अब वो अपने हक के लिए आवाज उठाना जान गए हैं। हिंदू अब सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। बाबा बागेश्वर ने कहा, उनका मकसद धार्मिक उन्माद फैलाना नहीं है, लेकिन हिंदुओं की आस्था पर अगर चोट की गई तो वो खामोश भी नहीं बैठेंगे। ये जगे हुए भारत के 2024 के जगे हुए हिंदू हैं। अब वो हिंदू नहीं बचे हैं कि तुम हमें थप्पड़ मारोगे और ये हिंदू भाग जाएंगे। ये वो हिंदू हैं कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और ये हिंदू हिंसावादी नहीं, अहिंसावादी हैं, क्योंकि इनके हाथों में तलवारें नहीं हैं, विचार की तलवारें हैं। हम इन हिंदुओं के हाथों में शिक्षा की किताब देना चाहते,
इन हिंदुओं के हाथों में रामायण और गीता देना चाहते, इन हिंदुओं के हाथों में हम तर्कवादी सोच देना चाहते, इन हिंदुओं के हाथों में हक के लिए लड़ने का अधिकार देना चाहते। हम चाहते हैं ये हिंदू हक की बात बोले, तर्क की बात बोले। बाबर के जमाने में और अकबर के जमाने में इन लोगों ने काशी विश्वनाथ में मंदिर को भी मस्जिद बता दिया। भगवान कृष्ण जहां प्रकट हुए वहां मस्जिदें बना दी। इन्होंने जगह जगह पर देश पर हक जताया। इसलिए हमें लगा इससे ज्यादा कोई नहीं सोया हिंदू समाज से, ये करो या मरो की बारी है। भारत पर संकट भारी है। कल के दिन ये बागेश्वर धाम में बना देंगे मजार, हम तो मर ही जाएंगे। इसलिए हमने हिंदुओं को एक होने के लिए, जात पात को मिटाने के लिए प्रण ठाना है। अब किसी का पेट खराब है तो गोली खा ले। बागेश्वर बाबा की इस पदयात्रा में मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा भी शामिल हुए। वीडी शर्मा ने कहा, यह यात्रा सबके लिए है, इसका उद्देश्य सनातन की रक्षा है, इसलिए सभी वर्गों का सपोर्ट इस पदयात्रा को मिल रहा है। सामाजिक समरसता के लिए और सभी हिंदू एक रहें, इसलिए बड़े उद्देश्य को लेकर के सनातन संस्कृति के संरक्षण के लिए, इसलिए इस यात्रा के माध्यम से हम सबको भी ऊर्जा मिल रही है और बड़ी संख्या में जन सैलाब, चाहे देश के अंदर हो या बाहर के लोग हों, आज बड़ी संख्या में आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ लोग यहाँ यात्रा में सम्मिलित हुए हैं। मेरा संसदीय क्षेत्र है, यहाँ जो अभी यात्रा चल रही है, तो मुझे भी सौभाग्य मिला है, मैं भी एक स्वयंसेवक के नाते से यात्रा में सम्मिलित हुआ। हैदराबाद से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने भी बाबा बागेश्वर की यात्रा की तारीफ की और कहा वो भी कल इस यात्रा में शामिल होंगे। आज हमारे परम पूज्य गुरुजी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जी द्वारा 21 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम पदयात्रा का उन्होंने आयोजन किया गया है। तो मैं 22 नवंबर के दिन छतरपुर के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए, तेलंगाना राज्य से राजा सिंह मेरा नाम, मैं उस कार्यक्रम में आने वाला हूं। तो मेरे जितने भी जो मेरे सनातनीय हैं, जो कहते हैं कि हम हिंदू है और हिंदू राष्ट्र हमारा संकल्प है, ऐसी सोच रखने वाले महाराज जी की इस पदयात्रा को सफल करने के लिए एक हिंदू वीर 100 हिंदू वीरों को लाकर इस कार्यक्रम को सफल बनाना है। लेकिन कुछ मौलानाओं ने धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा पर रोक लगाने की मांग की। ब्रेक से पहले मैंने आपको बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा की तस्वीरें दिखाई, धीरेन्द्र शास्त्री की बात सुनवाई, लेकिन बहुत सारे मौलानाओं को, बहुत सारे नेताओं को धीरेन्द्र शास्त्री की बात पसंद नहीं आ रही। कई मौलानाओं ने धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू एकता यात्रा पर पाबंदी लगाने की मांग की है। बरेली के मौलाना शाहबुद्दीन रजवी ने कहा, धीरेन्द्र शास्त्री जिस तरह की बातें करते हैं उससे कम्युनल टेंशन हो सकता है, इसलिए धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। उन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का झंडा बुलंद किया। मैं उनको कहना चाहता हूं कि ये हिंदुस्तान न कभी हिंदू राष्ट्र हुआ है, न होगा और न ही कभी ये मुस्लिम राष्ट्र हो सकता है। वो जिस तरीके से भाषा इस्तेमाल करते हैं उससे मुसलमानों को तकलीफ होती है। इसलिए मैं हुकूमतों से कहूंगा कि वो उनकी यात्रा पर पाबंदी लगाएं। कहीं ऐसा न हो कि ये उनकी यात्रा सांप्रदायिक रूप इख्तियार कर ले और हिंदू और मुसलमानों के दरमियान एक बड़ा तनाव पैदा करे। कांग्रेस के नेताओं को भी धीरेन्द्र शास्त्री का हिंदू राष्ट्र का नारा बुरा लगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे और कांग्रेस के एमएलसी यतीन्द्र सिद्धारमैया ने कहा, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात गलत है। यतीन्द्र ने कहा कि राजनीतिक फायदा के लिए कुछ लोगों के इशारे पर हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है। ये देश के लिए, सामाजिक सौहार्द के लिए बेहद खतरनाक है। अंबेडकर ने एक बार कहा था कि इस देश को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होना चाहिए। अगर यह हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो देश के लिए इससे ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं हो सकता। हालांकि आजकल अपने राजनीतिक लाभ के लिए कुछ पार्टियां इस देश को एक धर्म राष्ट्र में बदलने की कोशिश कर रही हैं। ये बहुत खतरनाक है और हमें ऐसा नहीं होने देना चाहिए।
बाबा बागेश्वर ने मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी और यतीन सिद्धारमैया दोनों को जवाब दिया। दिनेश शास्त्री ने कहा, हिंदुओं के देश को हिंदू राष्ट्र कहना कौन सी गलत बात है। अगर हिंदू राष्ट्र के नारे से कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है तो होता रहे, वो सनातन की रक्षा का काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। बेफिजूली की बातें हैं, उल्लू हैं। किस बात की सांप्रदायिकता? देश को एक करना कौन सी सांप्रदायिकता है? हिंदुओं को एक करना, सड़कों पे लाना कौन सी सांप्रदायिकता है? ये लोग जब सड़कों पे लाते तब नहीं कोई कहता, ये लोग जब हिंदुओं को काटते तब नहीं कोई कहता, राम यात्रा पे पत्थरबाजी करते तब सांप्रदायिक नहीं होता है। और ये कहते हैं कि 15 मिनट के लिए टाइम दे दो, इनके ही एक मियाँ हैं, वो कह रहे हैं 15 मिनट का टाइम दो, तब सांप्रदायिकता नहीं है, तब इनके बोलने को ले ठटरी का भरा है। इस तरह बुंदेलखंड में फंस भी ना जाए, उससे कह देना बुंदेलखंड क्षेत्र में ना फंस जाना। तो ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के लड़के हैं, बेबी कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र की बात करना, ये अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसा माहौल कर दोगे। बिल्कुल भी नहीं, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाएंगे, भारतीय होने पर गुमान करेंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की दो बातें खास हैं। एक तो उनके प्रवचन को सुनने के लिए, उन्हें देखने के लिए लाखों की भीड़ उमड़ती है। कई बार तो बागेश्वर धाम के कथावाचक के लिए घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। उनकी यात्रा में भी यही दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, वो जबरदस्त वक्ता हैं, हाजिर जवाब हैं, शब्दों के जादूगर हैं, बिना किसी की भावनाओं को भड़काए अपनी बात कहने की कला जानते हैं। और यही बात उनको दूसरे कथावाचकों से, दूसरे प्रवचन देने वालों से अलग बनाती है। वक्फ अमेंडमेंट बिल के लिए बनी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश करने को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। सरकार चाहती है कि वक्फ प्रॉपर्टी बिल पार्लियामेंट के अगले सेशन में पास हो जाए। सरकार की तरफ से जिन 15 बिल्स को विंटर सेशन में पास कराने की तैयारी है, उनमें वक्फ प्रॉपर्टी अमेंडमेंट बिल भी शामिल है। लेकिन विरोधी दलों के नेता ऐसा नहीं चाहते। इस बात पर तकरार हो रही है। फिलहाल वक्फ बिल पर जेपीसी में चर्चा हो रही है। जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने आज कहा कि कमेटी की ड्राफ्ट रिपोर्ट करीब करीब तैयार है और विंटर सेशन के पहले हफ्ते में तय वक्त पर वो जेपीसी की रिपोर्ट को स्पीकर को सौंप देंगे। लेकिन जेपीसी में शामिल कांग्रेस और दूसरे विरोधी दलों के मेंबर इसका विरोध कर रहे हैं। विपक्ष के सांसदों ने स्पीकर से मिलकर बिल पर विचार के लिए जेपीसी को और वक्त देने की मांग की है। विपक्ष के इस रुख पर जगदम्बिका पाल ने कहा, अभी तक जेपीसी की 25 मीटिंग्स हो चुकी हैं, सबको अपनी बात रखने का पूरा वक्त दिया गया है, इसलिए अब देरी करने का कोई मतलब नहीं है। अभी हमारे मेंबर्स की राय थी, पोजीशंस की, कि हम और सवाल भी पूछना चाहते हैं। तो स्वाभाविक है कि 5 दिन में 29 घंटे जिस तरह से इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में मौका मिला और जितना डिटेल डिलिब्रेशंस हुआ है, डिस्कशंस हुआ है, उस पर एक अच्छी रिपोर्ट तैयार होगी और हम उम्मीद करेंगे कंसेंसस हो, नोट ऑफ डिसेंट न हो। अब वो लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि आप इसकी डेट बढ़ाई जाए या इसका एक्सटेंशन हो, अभी बहुत सी चीज़ें हैं। तो हमारी पूरी तैयारी है। अब ऐसे पार्लियामेंट है इसका बढ़ाने के लिए सक्षम और स्पीकर साहब। लेकिन जेपीसी के मेंबर संजय सिंह ने कहा कि बिल पर कई मेंबर्स ने आपत्तियां जताई हैं, उन पर अभी चर्चा बाकी है, इसलिए बिल को पास करने में जल्दबाजी करना सही नहीं है। अभी तो 700 पन्नों की मिनिस्ट्री की रिपोर्ट पे चर्चा करना ही बाकी है। 5 राज्यों का टूर था, 2 राज्यों में हुआ, बाकी राज्यों का टूर भी नहीं हुआ है। तो ये चर्चा कहां से अपने आप चलाई जाती है? और अगर अमित शाह जी और कानून मंत्री रैलियों में जेपीसी के बारे में बयान दे रहे हैं, रिपोर्ट आए बगैर कह रहे हैं कि हम तो बिल पास करेंगे ही करेंगे, तो ये तो अपने आप। और वैसे मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही होशियार और शातिर पार्टी है। वो इस वक्फ बिल के मुद्दे को जिंदा रखना चाहेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि मंदिर बना दिया तो उसके बाद तो वोट मिला नहीं उनको। जेपीसी के एक और मेंबर और जेपीसी की टीम इन राज्यों में जा नहीं पाई है, वहां के लोगों की राय नहीं ले पाई है, तो रिपोर्ट कैसे तैयार हो सकती है? नासिर हुसैन ने कहा, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि सरकार इस बिल को पास कराने के लिए इतनी जल्दी में क्यों है। अभी नॉर्थ इंडियन स्टेट्स, स्पेशली यूपी, बिहार, जहाँ पे सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज हैं,
वहाँ पे अभी हम लोग टूर किए नहीं, हम लोग अभी पंजाब गए नहीं, हम लोग हरियाणा गए नहीं, हम राजस्थान गए नहीं। ये नॉर्थ इंडियन स्टेट्स का टूर भी ज़रूरी है और जितने सवाल हम माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर को पूछे हैं उसके जवाब आए नहीं और जवाब कन्विंसिंग होना चाहिए। ये सही है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल पर जेपीसी की 25 मीटिंग्स हो चुकी हैं। 5 मीटिंग्स ऐसी थी जिसमें विपक्ष के सारे मेंबर्स को बोलने का पूरा मौका दिया गया। पर मुझे लगता है कि यह बिल मुसलमानों की भावनाओं से जुड़ा है। इसे लेकर मौलानाओं ने देश भर में लोगों से बात की है। 4.25 करोड़ लोगों से इस बिल के खिलाफ लेटर्स लिखवाए हैं। इसलिए इस पर और व्यापक चर्चा हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। हो सकता है कि अमेंडमेंट्स को लेकर सारे स्टेक होल्डर्स को कन्विंस न कराया जा सके, पर उन्हें इस बात के लिए जरूर कन्विंस किया जा सकता है कि सबकी बात सुनी गई, बार बार सुनी गई और किसी को यह शिकायत नहीं होनी चाहिए कि इस बिल को जल्दबाजी में पास कर दिया गया।